नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, इस वक्त देश में एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा होनी भी चाहिए। दरअसल वो मुद्दा है एक देश एक चुनाव का, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। जब लोकसभा चुनाव हो उसी के साथ हर राज्य में विधानसभा चुनाव हो, साथ ही पंचायत और नगर निगमों के भी चुनाव हो जाएं। यह है एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला। लेकिन इस एक देश एक चुनाव को लेकर जहां सरकार, बीजेपी की सरकार बड़ी तटस्थता से आगे बढ़ रही है और इस फॉर्मूले को लागू करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है। दरअसल सरकार क्यों चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही अब देश में चुनाव हो और विपक्ष के विरोध करने के पीछे इसका क्या कारण है, आज इन दो चीजों पर रोशनी डालेंगे। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण सरकार की तरफ से बताया जा रहा है वो ये है कि पैसा और समय की बचत होगी। यानी कि जब लोकसभा चुनाव होंगे उसी के साथ सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव और जो और छोटे चुनाव होते हैं वो भी साथ में हो जाएंगे। तो जो बार बार हर साल चुनाव का झंझट रहता है, यानी चुनाव का जो खर्चा रहता है, जो समय उसमें लगता है, जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, उससे बचा जाएगा। यानी कि एक साथ चुनाव करके इन सब चीजों से बचा जा सकेगा और 5 साल की जो टेंशन होती है वो चाहे चुनाव आयोग की हो और चाहे जो है वो सरकारी मशीनरी पर दबाव हो, चाहे वो पैसे खर्च हो, इन सब चीजों से बचा जा सकेगा। और इसको लेकर बाकायदा एक समिति का गठन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया और यह समिति बहुत तेजी से काम कर रही थी और उसके सुझाव भी सामने आ गए हैं। और अब यह माना जा रहा है कि इसी सत्र में, यानी शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, इसमें सरकार इस वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है उसको ला सकती है। कैबिनेट बैठक जो हुई थी उसमें इसको मंजूरी भी दे दी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधेयक को इसी शीतकालीन सत्र में लाने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या ये जो विधेयक है ये पास हो पाएगा, क्योंकि इस विधेयक को पास करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में समर्थन चाहिए। यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में बहुमत होना चाहिए, दोनों में इसके पक्ष में बहुमत में वोट पड़ने चाहिए। फिर कम से कम 15 राज्यों की सरकारें इस जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है इसका समर्थन करें। फिर राष्ट्रपति के पास ये मसौदा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है और क्या ये संसद से पास होने के बाद भी अगर इस पर काम किया जाए तो क्या इतनी आसानी से वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जा सकता है, एक देश एक चुनाव को जो धरातल पर उतारा जा सकता है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते। पहले आज तक की एक न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूं, फिर विरोध में अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है और क्या रामनाथ कोविंद की जो अध्यक्षता में समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, उसने क्या सुझाव दिए वो भी आपको बताता हूं। फिर चुनाव आयोग ने इसको लेकर क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आज तक की न्यूज़ पर नजर डालते हैं। न्यूज़ में लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी जल्द ही हो सकता है संसद में पेश। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। यह विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। यानी कि यह बात तय है कि मोदी सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए और उसके लिए काम भी हो रहा है। अब एक देश एक चुनाव में आगे का रास्ता क्या है, जो सुझाव आए हैं वो भी बताता हूं कि एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति की सिफारिशें 2 चरणों में लागू की जाएंगी। पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाएगी और कार्यान्वयन समूह का गठन होगा। सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची बनाई जाएगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव, यानी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव जब हो जाएंगे उसके 100 दिन के भीतर जो निकाय चुनाव हैं वो भी करवा लिए जाएंगे। अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात हो, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है और लगातार ये मांग करता रहा है कि देश में अब बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी करके
बीजेपी सत्ता में आ जाती है। और महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद यानी एनडीए की जीत के बाद महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाने तेजी से शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि एक देश एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यवहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में अस्थिर हो जाती हैं। तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। दरअसल एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। जो सरकार बारिश, पानी, त्योहार, नहान के नाम पर चुनावों को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है? एक देश एक चुनाव एक छलावा है, जिसके मूल कारण में एकाधिकार की अलोकतांत्रिक मंशा का काम कर रही है। यह चुनाव व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। दरअसल विपक्ष का विरोध क्या है? विपक्ष का विरोध यह है कि कैसे संभव होगा एक देश एक चुनाव। और विपक्ष का बड़ा आरोप यह भी है कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार यानी कि मोदी सरकार वो चाहती है एक साथ चुनाव करा के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको अलोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के खिलाफ इसको अखिलेश यादव ने एक बड़ा षड्यंत्र बताया है। सबसे बड़ी बात क्या है? कई सवाल इसमें खड़े होते हैं, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या एक देश एक चुनाव, मानिए एक देश एक चुनाव का जो विधेयक है वो पास हो गया और इसको धरातल पर उतारने की तैयारी हो गई, तो क्या 2024 में चुनी गई जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है क्या उसे भंग किया जाएगा? क्या अन्य राज्यों में जो अभी की चुनी हुई सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, उनको जो है वहां की सरकारों को जो भंग किया जाएगा? क्योंकि फिर से अगर चुनाव कराने हैं तो एक साथ चुनाव संभव कैसे हैं? अब 2025 में मानिए दिल्ली में चुनाव, विधानसभा चुनाव है, तो क्या 2025 में ही एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लाया जाएगा, या फिर 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे उस समय एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लागू किया जाएगा? तो 2029 में जब चुनाव होंगे तो 2028 में भी बहुत से राज्यों में चुनाव होंगे, 2027 में भी बहुत से राज्यों में चुनाव होंगे, 2026 में भी बहुत से राज्यों में चुनाव होंगे। तो क्या 5 साल पहले ही सरकारों को भंग करके चुनाव कराए जाएंगे? तमाम तरह के सवाल ये खड़े होते हैं, क्योंकि सभी चुनावों का समय लगभग अलग अलग है। तो कैसे एक समय पर चुनाव कराए जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो या तो फिर केंद्र की सरकार को भंग किया जाएगा या फिर कुछ राज्यों की सरकारों को भंग किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये जनमत का अपमान माना जाएगा, क्योंकि जनता जब सरकार चुनती है तो 5 साल के लिए चुनती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई राज्यों में चुनाव जब होते हैं तब वहां पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक दल को। तब ऐसे में अगर कोई सरकार किसी से गठबंधन करके, किसी से सहयोग लेके, समर्थन लेके सत्ता में आती, कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, और अगर मानिए 6 महीने वो सरकार चलती है और उस 6 महीने के बाद जो दल समर्थन देता है वो दल अपना समर्थन वापस ले लेता है, और ऐसे में अगर वो सरकार गिर जाती है तो क्या फिर वहां चुनाव तुरंत करवाए जाएंगे? क्योंकि फिर तो वो बीच मझधार में होंगे चुनाव, या फिर वहां पर जो राष्ट्रपति शासन है वहां वो लागू होगा और इंतजार किया जाएगा कि फिर देश में जब एक वन नेशन वन इलेक्शन के तहत फिर से चुनाव होंगे तब उस राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। यानी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, जो सवाल इस वक्त विपक्ष उठा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब मुद्दे अलग होते हैं, और जब राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं तब मुद्दे अलग होते हैं। ऐसे में अगर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण होते हैं, वो राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के दौरान के मुद्दे होते हैं उन पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ के मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर लोकसभा चुनाव के मुद्दों की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, पड़ोसी देशों से संबंध, सीमा सुरक्षा जैसे तमाम तरह के मुद्दे होते हैं। वहीं जब राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नाली, खड़ंजा,
जैसे तमाम और मुद्दे होते हैं, राज्य का विकास, राज्य में जो है सरकारी तंत्र को लेकर कि किस तरह से जो है सरकारी तंत्र काम कर रहा है। फिर सबसे बड़ी बात है रोजगार जैसा मुद्दा राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बहुत काम करता है। तो इन मुद्दों को लेकर जो चुनाव होते हैं, तो क्या जो केंद्र में होने वाले चुनाव यानी लोकसभा चुनाव, उनके मुद्दे राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो उठने वाले मुद्दे उन पर भारी पड़ेंगे, ये भी एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। अब ये इतना आसान नजर क्यों नहीं आता है, तो चुनाव आयोग का भी एक बयान है। चुनाव आयोग का कहना है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए गहन योजना और तैयारी की जरूरत है। आयोग ने सुझाव दिया कि जल्दबाजी में इसे लागू करना संभव नहीं होगा। ईवीएम निर्माण कंपनियों को इस प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की क्षमता विकसित करनी होगी, जो कि फिलहाल सीमित है। कई बार आपने देखा होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी, यानी ईवीएम, आखिरकार ईवीएम एक मशीन है, वहां उसमें खराबी की भी शिकायतें आ जाती हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि ईवीएम सही से काम नहीं कर रही तो उसको हटा के दूसरी ईवीएम लाई जाती है। फिर विपक्ष कई बार 90% चार्ज, 96% चार्ज, इस तरह के मुद्दे भी उठाता रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसे में इतने बड़े स्तर पर ईवीएम का जो उत्पादन है, यानी ईवीएम बनाई जाएंगी, ईवीएम से इतने बड़े स्तर पर कैसे चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी जो है जो परेशानी उसको जाहिर किया है। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि सवाल जो अखिलेश यादव ने खड़ा किया कि जब उत्तर प्रदेश में अभी जो हाल में ही उपचुनाव हुए हैं, उसकी डेट पहले 13 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया था। अब अखिलेश यादव ने सवाल ये खड़े किए हैं कि जब ये डेट आगे बढ़ी थी, तब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि सरकार चुनाव से डर रही है, इसलिए चुनाव आयोग ने डेट आगे बढ़ाई है। अब सबसे बड़ी बात यह है, उस समय चुनाव आयोग की तरफ से जो दलील दी गई थी, वो दलील यह दी गई थी कि उस समय पूर्णिमा का स्नान था, इसके चलते डेट को आगे बढ़ाया गया। तो वही अखिलेश यादव ने उठाया कि जब स्नान, नहान जैसी चीजों पर डेट आगे बढ़ा दी जाती है, तब जो है कैसे एक देश एक चुनाव होगा। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े स्तर पे चुनाव कैसे संभव है। अब इसको लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, सबके अपने अपने जो है वो आलोचनाएं हैं, आरोप हैं, और सबका जो अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि भाई ये तो लाया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह के आरोप भी निकल के आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज की स्थिति अगर देखी जाए और अगर ये भी देखा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है, जो विधेयक, वो पास भी हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 10 सालों में भी वन नेशन वन इलेक्शन संभव होता हुआ नजर नहीं आता है, धरातल पे उतरता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसकी रूपरेखा बनाने में, जिसके लिए तैयारी करने में भी कई साल का समय लगेगा। और हाल फिलहाल जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया भारत में है कि हर साल किसी ना किसी राज्यों में इलेक्शन होते हैं, अभी हाल में ही लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें लोकतांत्रिक रूप से एक सरकार चुनी गई है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है सत्ता पर काबिज हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या केंद्र की सरकार को भंग किया जाएगा, या फिर जो राज्यों में अभी सरकार बनी उनको भंग किया जाएगा, या आने वाले इलेक्शन में जिन राज्यों में सरकारें बनेंगी उनको भंग किया जाएगा। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, ये बहुत बड़े स्तर पर लागू करनी होगी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत संसाधन तैयार करने होंगे। तो हाल फिलहाल अभी शीतकालीन सत्र में इसको लाने की बात हो रही है, इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन राह पनघट की जो है वो कठिन नजर आ रही है। बहरहाल विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरता नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।